किसान की गाय बूढ़ी हो चुकी थी। वो बारिश में लंबे समय से भीग रही थी। भीगते भीगते उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी नज़र किसान पे पड़ती है। किसान घर के दरवाजे पे खड़ा होता है। मालिक, मालिक, मुझे अंदर ले लो, मैं भीग रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे अपने घर में ले लो। किसान अपने दरवाजे से गाय की तरफ आने लगता है। किसान को आता देख के गाय खुश हो जाती है। मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है, देखो तो मुझे भीगता देख के किसान आ रहा है, वो मुझे घर में ले लेगा। तुझे पालना मेरे लिए अब एक बोझ ही है। तू तो अब दूध भी बहुत कम देती है। तेरा चारा और तेरा खर्चा ज़्यादा है और दूध कम है तेरा। ऐसा ना कहें मालिक, मैंने भी तो बहुत दूध दिया है आपको। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं ज़्यादा दूध नहीं दे सकती मेरे मालिक। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अब हर चीज़ महंगी आती है, चारा भी महंगा आता है, महंगाई का दौर है। अब मुझे तू वारे नहीं आती, कल सुबह तुझे मैं बेच दूँगा। इतना कह के किसान अपने घर में वापस लौट जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाले हैं और अब देखो ये मुझे बेचने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे कसाई को बेच देगा और फिर कसाई मुझे काट बेचेगा। मैं बिकने नहीं लगी, मैं जंगल जाऊंगी। बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। गाय अपना रस्सा तोड़वा के भाग जाती है। वो बहुत दूर भागती है। भागते भागते वो घने जंगल में निकल जाती है। भागते भागते उसको एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और गाय फिसल के गिर जाती है। वो करहाने लगती है और रोने लगती है। अब उसके पास अपनी मौत का इंतज़ार करने के सिवा और कोई रास्ता ना था। वहीं पास में ही रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ रहती थी। रात हो जाती है। जैसे तैसे तकलीफ में गाय रात गुजार लेती है। अगले दिन सुबह होती है। मम्मा, मेरी सहेलियों के पास बहुत सा मेकअप है और बहुत से नए कपड़े भी हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, उनके बाबा जिंदा हैं, उनको हर तरह की चीज़ें ला के दे सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ से पूरी करूँ ये चीज़ें। चलो अब भोजन के लिए चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया भोजन लाने के लिए जंगल उड़ जाती हैं। उन्हें गाय की आवाज़ आती है और फिर गाय दिखाई देती है। रानो चिड़िया तो बिना कुछ सोचे ही गाय के पास आ जाती है। मेरे पैर में कांटा लगा है, मेरा कांटा निकालो, मैं भूखी हूँ, मुझे चारा दो। प्यारी गाय, आप चिंता ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको चारा भी ला दूंगी। फिर रानो चिड़िया उसका कांटा निकाल देती है। मेरा दर्द अब ख़त्म हो गया है। प्यारी गाय, आपका घर कहाँ है? आप कहाँ से आई हैं? आए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मेरा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं किसान के घर रहती थी, लेकिन उसने मुझे बेचना चाहा। उसने मुझे कसाई से बेचना चाहा। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आई, मैं भाग गई। मम्मा, क्यों ना हम इस प्यारी सी गाय को अपने घर ले चलें, हम इसका ख्याल रखें। हाँ प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। मैं आपको चारा दिया करूँगी, पानी भी ला के दिया करूँगी। मेरा घर यहीं पास में ही है। आप बहुत खुश रहेंगी मेरे घर, आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया गाय को अपने साथ लेके अपने घर आ जाती है। वो अपने घर के बाहर वाले पेड़ पे उसको बांध देती है। गाय को बांधने के बाद रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ से उसके लिए चारा और पानी ले आने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही रानो चिड़िया और गुड़िया ढेर सारा पानी और चारा लेके गाय के पास आ जाते हैं। वो गाय को चारा और पानी देते हैं। चिड़िया, आपने और आपकी बेटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्या आपके घर कोई बड़ा बर्तन है? वो ले आए, मैं भी आपको दूध दूंगी। फिर चिड़िया एक बाल्टी ले आती है और गाय तो बाल्टी भर के दूध देती है। चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। दूध तो ज़्यादा था। चिड़िया बहुत खुश होती है। प्यारी गाय, आपने तो हमें बहुत सारा दूध दिया है। मैं ऐसा करूँगी, इस दूध को बेचा करूँगी। अब हमारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चिड़िया, मुझे 2 किलो दूध तोल दो। जब से मेरे बेटे ने तुम्हारी गाय का दूध पिया है, वो तो कोई और दूध पीने को तैयार ही नहीं होता। बहुत मज़े का दूध है। हाँ कबूतर भैया, मैं पानी नहीं मिलाती। मेरी गाय का जो दूध खालिस दूध होता है, मैं वही ही बेचती हूँ। चिड़िया रज रज के दूध भी पिए और आगे बेचे भी सही, पैसे भी कमाए, और मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा देखती रहूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कालू, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब कुछ। तुम जाओ और उसका दूध निकाल के आओ। अरे ना गोरी, मुझे इस काम के लिए ना भेजना। उसकी गाय तो इतना जोर से टक्कर मारती है, अपने करीब किसी को आने ही नहीं देती चिड़िया के सिवा।
तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं, बहुत सारा खाने का सामान लेके जाते हैं उस गाय के पास, और फिर जब वो खाना लगेगी तो हम पीछे से दूध निकाल लेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो फिर हम वक्त ज़ाय किए बिना ही अभी चलते हैं गाय के पास। फिर वो दोनों बहुत सा भोजन लेके गाय के पास आ जाते हैं। प्यारी गाय, हम ये सब कुछ आपके लिए लाए हैं, देखो तो फ्रूट और मिठाई। कवो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे कवे हो। फिर जैसे ही गाय वो सब कुछ खाने लगती है, गोरी कवि पिछले पहुंच जाती है और उसका दूध निकालने लगती है। गाय तो उन दोनों को जोर से टक्कर मारती है और वो दूर जा गिरते हैं। आए कालू कालू, मेरा पंख टूट गया और मेरी कमर भी। वहीं पे रानो और गुड़िया भी आ जाते हैं। गुड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मेरी गाय का चोरी चोरी दूध निकालने वाले का यही अंजाम होगा। तो इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे काम की सजा मिल जाती है। आपका धन्यवाद। गोरी कवि रानो चिड़िया के घर मिठाई लेके जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की बात है गोरी बहन। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज सुबह विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं भोजन ढूंढ के लाऊंगी कि अंडे का ख्याल रखूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की, तो वो मैं ढूंढ के ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कवि अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम 1 महीने के लिए अपने मामा जी के घर चले जाओ। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है, तो सब पक्षी मिलके तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप के जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? मुझे गोरी के लिए भी दाना लेके जाना है, क्योंकि उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अपने अंडे की रक्षा करे। भोजन मैं उसे ला के दिया करूँगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया गोरी के पास चली जाती है। ये लो गोरी, भोजन खा लो, आज सूखा दाना ही मिला है। वो तो ठीक है चिड़िया, लेकिन आज मेरा मीठा मीठा फल खाने का दिल कर रहा था। गोरी बहन, आज आप ये खा लें, कल मैं आपके लिए मीठा फल लेके आऊँगी। ठीक है चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। अरे ये क्या, इस पेड़ पे तो मीठा अमरूद लगा हुआ है, लेकिन मैंने तो पेट भर के भोजन खा लिया है। ऐसा करता हूँ, ये अमरूद मैं गोरी कवि को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पे बैठ बैठ के थक गई होगी। फिर मिठू तोता वो अमरूद उठा के गोरी कवि को देने चला जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये बताओ कि इतना पका हुआ और मीठा अमरूद तुम मेरे लिए लेके आए हो? हाँ, ये अमरूद मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुमने अंडा दे रखा है। आप सब कितने अच्छे हो, मेरे अंडे की आप सबको कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गोरी कवि को रोज कोई ना कोई पक्षी भोजन देता है और रानो चिड़िया रोज गोरी कवि के लिए भोजन लेके जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर उसके अंडे में से बच्चा निकला होता तो गोरी बहन यहाँ पर भोजन लेने खुद आ जाती। चिड़िया, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इतने दिनों में तो कवि के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, ये लो, भोजन खा लो। और हाँ, मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में तो कवों के अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। कबूतरों के अंडों में से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कवों के अंडे में से इतना जल्दी नहीं निकलता। और फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन गोरी कवि के अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता। अंडा में से बच्चा निकलता भी कैसे? वो अंडा तो प्लास्टिक का था। मैं कितनी तेज़ हूँ, इतने अरसे से मैंने सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बना रखा है। सभी मुझे भोजन देते हैं। ठीक है लूसी बहन, अब मैं गोरी के पास जाती हूँ, मुझे उसे भोजन देना है। आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी, देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया।
फिर वो सब गौरी के यहाँ आ जाते हैं। ये लो गौरी बहन, दाना खा लो, और हाँ, जब तुम्हारे अंडे में से बच्चा बाहर आए तो उसे ज़रूर बताना कि उसकी चिड़िया मौसी रोज़ उसे भोजन ला के दिया करती थी। और उसे ये भी कहना कि उसका मिट्ठू मामा भी उसकी माँ के लिए रोज़ भोजन लाया करता था। आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने इन दिनों में मेरा कितना ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो न जाने मैं क्या करती। गौरी बहन, ज़रा अपना अंडा तो दिखाना, देखो तो सही अंडा स्वस्थ भी है कि नहीं। नहीं, मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। लेकिन लूसी आगे बढ़ती है और गौरी उसे धकेलती है। इस दौरान अंडा गिर जाता है। वो तो उछलने लगता है। प्लास्टिक का है ये अंडा। तुमने हमें बेवकूफ़ बना लिया गौरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया। पीछे देखो, अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखते हैं, गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। और अब गौरी कवि आगे और मिट्ठू और चिड़िया उसके पीछे। वो उसे पूरा जंगल घुमाते हैं। इस तरह से गौरी को अपने किए की सज़ा मिल जाती है। पूरे जंगल में भगदड़ मची थी। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। सभी ही भाग रहे थे क्योंकि जंगल में कहीं से कोई शेर आ निकला था जो सभी का ही शिकार कर रहा था। जानवर तो जानवर, पक्षी भी उसके गजब से बच न सकते थे। हाँ, अनाज और फलदार पौधों के पास बैठ जाता हूँ। जैसे ही कोई पक्षी आएगा पकड़ लूँगा। कालू भैया, गौरी बहन और मिट्ठू भैया, कुछ न कुछ तो हमें करना ही होगा। जैसे बेचारी सोनी कवि अब विधवा हो गई, हमारे बच्चों की भी तो जान को खतरा है और हमारे भी। सोनी बहन, तुम फिक्र ना करो। मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, तुम मेरे घर में ही रहोगी अब से। बाकी रहा उस शेर का मसला, तो वो तो एक बड़ा मसला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मेरी बहन तो विधवा हो गई, अब उसके पति तो वापस आने से रहे। लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या करेंगे, भोजन कैसे ढूंढेंगे। ऊपर के पेड़ों पे तो अब फल रहे नहीं। सूखा दाना लेने के लिए या नीचे के पेड़ों से फल सब्जी लेने के लिए हमें नीचे उतरना होता है। हाँ, और नीचे जैसे ही उतरो वो शेर पकड़ लेता है। वो छुप के बैठता है झाड़ियों में। वो पक्षियों पे भी नजर रखता है। जैसे मेरे पति को उसने मार डाला, खा गया मेरे पति को, वो खा गया। उस शेर की दहशत तो जानवर पक्षियों पे भी इतनी थी कि अगर पक्षी कभी उड़ के जा रहे होते अपना दाना ढूंढने, जैसे ही सरसराहट होती तो वो ऊंचे पेड़ों में पत्तों के पीछे छुप जाया करते। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊपर के पेड़ों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता था। मम्मा, मुझे कुछ ला दो, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे कुछ दो ना। जग्गू, चुप कर जा, तेरे पापा गए हैं ऊपर के पेड़ों पे, तो तुझे पता है कुछ अब मिलता ही नहीं, सब खत्म हो गया। नीचे वो शेर नहीं आने देता, चुप कर जा। भूख लगी है मम्मा, भूख लगी है, दाना दो। मम्मा, प्यारी मम्मा, मुझसे भूख और सहन नहीं होती। मुझे भोजन ला के दें, जहाँ से भी करें। हाँ मेरी बेटी, तुम सच कह रही हो। कल से भी तो तुमने कुछ नहीं खाया। जो दाना घर में था वो भी खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवा और गौरी कवि के घर चली जाती है। कालू भैया, मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ। अगर कुछ मिला तो जग्गू के लिए भी ले आऊंगी, और अगर मैं ना लौटूं तो मेरी गुड़िया आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखना। बस इतना ही कह के पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर उड़ती है। दूर जाके उसे एक छोटा सा पौधा मिलता है जिसपे आम लगे हुए थे। पौधा यूं तो बहुत छोटा था लेकिन आमों से लदा हुआ था। चिड़िया जैसे ही आके बैठती है, पीछे से शेर झपट्टा मार लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरी गुड़िया भूखी है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो। मुझे उसके लिए भोजन लेके जाने दो। मैं वैसे भी इतनी छोटी हूँ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। यही छोटे पक्षी और जानवर तो मेरे हथे आते हैं, बड़े तो भाग जाते हैं। आखिर मैं बूढ़ा जो हो गया हूँ, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल के उस इलाके के कुछ पक्षी डंडा लेके शेर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शेर को देखते हैं, डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो वार पे वार करते हैं। शेर बेहोश होने वाला होता है और वो चिड़िया को छुड़वा के वहाँ से ले जाते हैं। चिड़िया अपने घर तो आ गई थी, लेकिन खौफ के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ़ कर दें मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। ना मैं आपको भोजन के लिए ज़िद करती और ना आपका ये हाल होता।
खुद को दोष मत दो मेरी प्यारी बच्ची, भोजन तो आखिर लाना ही था तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरी जान बच गई, यही भी बहुत है मेरी प्यारी बेटी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो 2 दिन तक जारी रहती है। बारिश इतनी तेज थी कि पक्षी अपने घरों से निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी क्या, आखिर भोजन तो खोज करना ही था ना। पक्षियों ने अपने बच्चों को जो खिलाना था, बस कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से जाते हैं भोजन की खोज के लिए। वो बारिश में ही उड़े जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसको शेर दिखाई देता है। तेज बारिश के कारण शेर बहुत बीमार हो गया था और वो चिल्ला रहा होता है। चिड़िया तुरंत उसके पास आ जाती है। शेर जी, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं। आप परेशान ना हो शेर जी, यहीं पर एक गुफा है, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से उसके लिए गरम गरम सेवइयाँ लेके आती है। शेर बहुत खुश हो जाता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो चिड़िया। शेर जी, मेरी बड़ों ने मुझे ये सीख दी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सबके साथ भला करना चाहिए। सिर्फ तुम ही हो चिड़िया जिसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। बाकी जवान शेरों ने मुझे अपने जंगल से भी निकाल दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं अपना जंगल छोड़ के यहाँ आ गया। इसीलिए मैं वैशी बन गया और मैं सभी पक्षी और सभी जानवरों को खाने लगा, पकड़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो शेर जी, आप हमारे महाराज क्यों नहीं बन जाते? हमें एक महाराज की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही पक्षियों से बात करती हूँ। आपको भी वचन देना होगा, आप एक अच्छे महाराज बन के जनता का ख्याल करेंगे और आप एक अच्छे शेर बन के रहेंगे। शेर को ये कहने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन वो सभी ही पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है। इस तरह से पक्षियों, हमें एक अच्छे महाराज मिल जाएंगे और उनको एक जंगल मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। हाँ चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो। हमारे जंगल में कोई महाराज भी तो नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई शिकारी जानवर आके हमारा शिकार करता रहता है और शिकारी पक्षी भी हमें बहुत तंग करते हैं। तो बस ठीक है, अगर शेर जी ये वचन देने को तैयार हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो मैं आज ही सभी जानवरों से बात करता हूँ। जानवर अगर मान जाएंगे तो सभी पक्षी भी मान जाएंगे। हम इन्हें आज ही महाराज बनाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर ने सभी जानवरों से बात कर ली थी। चिड़िया शेर के पास जाती है। उठे महाराज जी, सभी पक्षी और जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा महाराज? और मैं महाराज हूँ? चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर चिड़िया शेर को लेके वहाँ से चली जाती है और वहाँ आ जाती है जहाँ सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। जानवर और पक्षी महाराज के इंतजार में इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। बस फिर क्या था, चिड़िया और शेर भी पहुँच जाते हैं। उनमें से गाय बोलती है, महाराज जी, हम आपको महाराज बनाते हैं। महाराज की जय हो। लेकिन आपको भी वचन देना होगा, आप हम सब की रक्षा करेंगे और आप हमारा शिकार नहीं करेंगे। आप सभी ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी वचन देता हूँ, मैं आप लोगों का शिकार कभी नहीं करूँगा और बाकी के शिकारी जानवरों और पक्षियों से भी आपकी हिफाजत करूँगा। आज से इस जंगल को और आप लोगों को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। फिर सभी जानवर और पक्षी खुशी से महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है। सभी पक्षी और जंगल के जानवर खुशी खुशी और आज़ादी के साथ अपना भोजन ढूंढते और रहते। अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ पे बैठा ही नहीं जा रहा, बार बार फिसल रही हूँ। सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी तेज बारिश में हम यहाँ पर नहीं रह सकते। अब हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, इतने सालों से हम सरपंच के भतीजे के इस बड़े पेड़ पे रह रहे हैं, क्यों ना अब हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं जा सकते। हमें जाने के लिए पक्षियों का रूप लेना पड़ेगा। इतना कह के वो दोनों पेड़ से उतरते हैं और पक्षियों का रूप ले लेते हैं।
गरीब पक्षियों का रूप लेने के बाद वो दोनों सरपंच के घर में आते हैं। सरपंच का घर थोड़ी दूरी पर था। कोई है? जरा खोले दरवाजा, दरवाजा खोलिए, कोई है घर में? अरे आता हूँ। कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन आ गया यहाँ पर? कौन है? देखिए, हम पूर्व वाले जंगल से आ रहे हैं। इतनी भारी बारिश में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका पक्का घर देख के हम यहाँ चले आए। थोड़ी रहने की जगह मिल जाए अगर आज रात के लिए। क्यों? यहाँ रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले बताए देता हूँ। चले आते हैं, ना जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। ऐसा कहते हुए सरपंच उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। देखा तुमने कैसे हैं ये लोग? दो लोग मुसीबत में हैं और इन्होंने अपने पक्के घर में थोड़ी सी जगह भी नहीं दी। तुम्हें याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का इकलौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, मुझे याद है। घर में कोई नहीं था। सरपंच की पत्नी अपने घर में सो रही थी। अरे जी क्या, बॉल तो अंदर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब मुझे जाना होगा। बचाओ, अरे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। आवाज़ें सुन के उसकी मम्मा भी वहाँ आ जाती है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, अरे बचाओ, कोई है, मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता चुड़ैल, अब मुझे ही बचाना जाना पड़ेगा इसको, वरना ये डूब जाएगा। ऐसा कहते हुए भूत वहाँ से जंप लगा देता है और कबूतर के बच्चे को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ के उसकी माँ के पास ला के रख देता है। अरे ये तो भूत है, ये तो हमें खा जाएगा, अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए सरपंच की पत्नी बेहोश हो जाती है। उसे मैंने बचाया था। क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? और इन्हें देखो। वो दोनों यही बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ दूर से उड़ती हुई एक चिड़िया आती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई सीधा उनके पास आती है। सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। मैं एक नौकरानी हूँ, मेरे हालात कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आप इतनी तेज़ बारिश में कहाँ से चल के आ रहे हो? आप अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। अरे बहना, इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा कहना ही हमारे लिए बहुत है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया आगे आगे और वो दोनों उसके पीछे पीछे वो सीधा रानो चिड़िया के टूटे फूटे घर में आ जाते हैं। ये मुझ गरीब का घर है, आप लोग घर में बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाने को कुछ लेके आती हूँ। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया बहन, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कह के रानो चिड़िया तेज बारिश में उनके लिए दाना लाने चली जाती है। अब क्या करें भूत, वो तो घर टपकने लगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चलो चुड़ैल, फिर ऐसा करो, अपने असल रूप में आते हैं और जादू करके इसका घर को ठीक कर देते हैं। फिर वो दोनों जादू करके अपना असल रूप लेते हैं और फिर जादू से उसके घर को बिल्कुल नया कर देते हैं। घर को ठीक करने के बाद वो अपना पक्षियों का रूप ले लेते हैं। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर सूखा दाना लेके आ जाती है। मैं सरपंच के यहाँ काम करती हूँ और मेरे पास यही कुछ ही खाने के लिए है। इतना ना सोचो बहन, जो तुमने प्यार से ला के दिया हमारे लिए वही बहुत है। चलो हमारे साथ खाओ तुम भी। चुड़ैल, भूत और रानो चिड़िया सभी दाना खा लेते हैं। बहन, क्या आपके पास पानी मिलेगा? थोड़ा पानी ला दीजिए। क्यों नहीं भैया, साथ ही मेरा रसोया घर है, आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया मूसलाधार बारिश में उनके लिए पानी लेने चली जाती है। अरे भूत, इतनी बारिश में, इतने ठंडे मौसम में तुम्हें पानी की प्यास लग गई? पानी तो एक बहाना है चुड़ैल, असल में तो हमें कुछ और ही करना है। चलो अपना चुड़ैल रूप लो, क्योंकि सरपंच के तालाब से सारी मछलियाँ हम इस गरीब रानो के तालाब में डाल देते हैं। अकड़म बकड़म बम्बे बो, सरपंच के तालाब की मछलियाँ रानो के तालाब में हाजिर हो। कुछ ही देर में उनको रानो की जोरदार आवाज़ आती है। अरे ये क्या, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? चुड़ैल और भूत भी वहाँ आ जाते हैं। देखिए तो, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? अरे बहन, कैसे आई हैं, इस बात को छोड़ो, ये देखो कि ये वापस चली ना जाएं, जल्दी से जमा कर लो।
फिर वो दोनों भी मिलके रानो के साथ सारी मछलियाँ जमा करवा देते हैं। अरे बहन, इन सारी मछलियों को सुबह जाके बेच देना और अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप दोनों इतना भीग गए हैं, चलिए चलिए घर चलिए। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह भी हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। अच्छा बहन, आपने हमारी बहुत खातिरदारी की, हम भी आपको बदले में कुछ देना चाहते हैं। घर में एक टंकी बनाओ और तुमने जो मछलियाँ पकड़ी थी उनमें से एक मछली अभी जिंदा है, उसे उस टंकी में छोड़ देना। उससे जो मछलियाँ मिलेंगी वो बेच के तुम्हारा घर चल जाएगा, तुम्हें किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रानो चिड़िया ऐसे ही करती है, वो घर में एक टंकी बनाती है। अरे इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली, इसका मतलब वो दोनों कुछ और ही थे और पक्षियों का रूप लेके मेरी मदद करने आए थे। फिर रानो चिड़िया वो जिंदा मछली अपनी टंकी में छोड़ देती है और अगले ही दिन बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। वो उन्हें बेच के अपना अच्छा सा घर बसाती है, वो शादी भी कर लेती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।